गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स का। ये सेकंड चैप्टर है, सॉरी 9th क्लास का। इस चैप्टर के अंदर हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स के लॉ वगैरह पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक सी थ्योरी ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले डेफिनेशन कहते हैं फोर्स की। देखिए फोर्स क्या चीज है। हमने पिछले वाले चैप्टर के अंदर वेलोसिटी वगैरह की बात की, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी बात की, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाता कौन है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, हमने बोला भाई ये ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से जा रहा है। सपोज पहले ये रेस्ट पे था, v इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब ये रेस्ट पे है और रेस्ट से फिर ये मोशन में आया, तो क्या ऐसी चीज हमने अप्लाई की जिससे वो मोशन में आया। सो दैट इज फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको किसी भी डायरेक्शन के अंदर पुश या पुल करेंगे, फॉर्म ऑफ पुश और पुल, तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। इधर फोर्स लगाएंगे तो इधर मूव करेगा, और अगर आप अपोजिट साइड के अंदर फोर्स लगाओगे तो इधर मूव करेगा। सो किसी भी पार्टिकल को मूव करवाने के लिए हमको फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड से आ रहा है तो उसको रोकने के लिए भी हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये सारे इफेक्ट्स है फोर्स के, कि भाई पहले हम फोर्स से पहले ये देखते हैं कि फोर्स के इफेक्ट क्या है। तो फोर्स के इफेक्ट है कि मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूविंग मोशन देने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन चेंज करने के लिए। जैसे कोई रॉड है स्टील वगैरह की, अब उसको आप बेंड करोगे तो फोर्स के थ्रू ही करोगे और उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ही कहते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या है, बेसिक डेफिनेशन है, अ पुल और पुश विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और the uniform motion of direction of motion of any object is called force। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन या फिर उसका डायमेंशन चेंज जो करता है, डायरेक्शन चेंज जो करता है, उसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है भाई, जैसे ये ब्लॉक था तो ये ब्लॉक ऑब्जेक्ट है, और फोर्स जिसने ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो मैं सोर्स हूं। तो ये ऑब्जेक्ट और सोर्स दोनों के बीच का एक इंटरेक्शन है, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये बनता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सीधी सी बात है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इसके फॉर्मूला वगैरह की बात हम आगे करेंगे, अभी बेसिक थ्योरी देखते हैं। अब फोर्स मेनली दो तरह के यहाँ डिफाइंड किए गए हैं। पहला होता है बैलेंस फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स। सपोज कि आपकी टेबल की बुक रखी हुई इस तरह से। अब ये जो बुक कोई ब्लॉक रखा हुआ, वो ब्लॉक रेस्ट के अंदर है, ठीक है, रेस्ट के अंदर है। मतलब इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर लगने वाले सारे इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस का सम कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब इसके ऊपर की साइड में कुछ फोर्स लगता है, नीचे की साइड कुछ फोर्स लगता है ग्रेविटेशन का, जिसकी वजह से ये बैलेंस है। लेकिन इसके ऊपर लगने वाला, सपोज मैंने इसको इस साइड के अंदर कोई फोर्स लगाया, कोई F1 फोर्स लगाया, तो वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, ठीक है ना। अब मैं इतना कितना F1 फोर्स अगर इस डायरेक्शन के अंदर लगा लूं सपोज, ठीक है ना, तो ये ब्लॉक क्या आ जाएगा, रेस्ट। क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि एक ही ब्लॉक के ऊपर दो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर सेम अमाउंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस। मतलब इन सभी को क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्सेस। और अनबैलेंस का मतलब क्या है, अगर F2 और F1 है, मतलब F2 और F1 दो अलग अलग फोर्स अप्लाई करेंगे, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। अगर F2 ज्यादा है तो वो इस साइड ब्लॉक में मूव करेगा, F1 ज्यादा है तो वो इस साइड मूव करेगा। इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, if a number of forces acting on an object does not produce any change in the state of rest or uniform motion or direction of motion, then they are called as balanced forces। ठीक है ना। वो अगर यूनिफॉर्म मोशन रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में रहेंगे, लेकिन वो उसकी पोजीशन को या उसके स्टेट को चेंज नहीं करेंगे। स्टेट का मतलब होता है रेस्ट या मोशन को, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, अ पर्सन होल्डिंग अ ब्रीफ केस इन हैंड। अगर एक आदमी हाथ में ब्रीफ केस पकड़ के खड़ा है तो देखिए वो बैलेंस फोर्स है, वो ब्रीफ केस ना ऊपर मूव करती है ना नीचे मूव करती है, क्योंकि वो जितना फोर्स लगा रहा है उसका हैंड उसके ऊपर, उतना ग्रेविटेशन की वजह से लग रहा है, तो वो एक जगह पे बैलेंस रुका हुआ है। अब बुक रेस्टिंग ऑन टेबल, किसी टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, वो भी क्या है, मोशन, वो भी रेस्ट के अंदर है। उस पर सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस। अब बोलते हैं अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं। इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, मतलब उसकी स्टेट में रेस्ट या मोशन में चेंज करेंगे और डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर डायरेक्शन में चेंज करेंगे, देन दे आर टर्म्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो उनको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोलेंगे। लाइक अ ब्रीफकेस रिलीज्ड फ्रॉम द पर्सन्स हैंड, अगर उस पर्सन के हाथ से ब्रीफकेस छूट जाए तो वो नीचे की साइड में डाउनवर्ड मूव करेगी, मतलब ग्रेविटेशन की वजह से। मतलब अब जो आदमी ने फोर्स लगाया था उससे ग्रेविटेशन का फोर्स ज्यादा हो गया और वो बॉल नीचे की, और वो ब्रीफकेस नीचे की ओर आ रहा है। अ स्टोन ड्रॉप्ड
कोई भी हाइट से स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो obvious सी बात है नीचे की ओर आएगा। तो कोई एक डायरेक्शन के अंदर में फोर्स लग रहा है, इट मीन्स कि वो फोर्स ज्यादा है बाकी अदर फोर्सेस से, इसलिए वो उस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्सेस। अब एक छोटा सा टर्म यहां देख लीजिए, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर के अंदर हम कितने तरह के फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं 11th के अंदर आप डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। ग्रेविटेशन का फोर्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे क्या होता है। जानते हो अर्थ के वजह से ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है, हर एक प्लेनेट हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशन का फोर्स लगाता है। अर्थ के ग्रेविटेशन को अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, मून के ग्रेविटेशन को मून का ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा ग्रेविटेशन फोर्स आप कह सकते हैं कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में किसी भी डिस्टेंस पे रखे हों, अगर उनके पास मास है तो उनके बीच में एक ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है। वो जितने ज्यादा पास में होंगे उनमें ग्रेविटेशन फोर्स उतना ज्यादा होगा, वो जितने दूर होंगे उनमें ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही वीक होगा। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन वगैरह के फोर्स हम पढ़ेंगे 10th के अंदर जाके और 12th के अंदर जाके। इलेक्ट्रॉन वगैरह जो फोर्स लगाते हैं, प्रोटॉन वगैरह, न्यूक्लियर फोर्स वगैरह सारे, सॉरी न्यूक्लियर फोर्स अलग से आ जाएगा। तीसरा है द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर के अंदर मतलब एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ये 3 फंडामेंटल फोर्सेज, बाकी कुछ वीक फोर्सेज हैं वो भी इसके अंदर कंसिडर होते हैं। तो 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेज हैं, आप डायरेक्टली याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। अब इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, मतलब फोर्सेस प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं वो देखते हैं भाई। फोर्सेस को प्रोड्यूस करने का इससे इफेक्ट क्या हो रहा है, कारण क्या है। अ फोर्स कैन बी प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग इफेक्ट। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन दे सकता है, उसको मूव करवा सकता है, उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट या बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, एक कोई गाड़ी आ रही है उसको आपको रोकना है तो आप कैसे रोकेंगे, फोर्स के थ्रू ही रोकेंगे। तो वो एक मोशन मूविंग ऑब्जेक्ट को भी हम रेस्ट देते हैं किसके अकॉर्डिंग, किसके थ्रू, फोर्स के थ्रू। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट बॉडी। भाई हम जैसे स्पीड से जा रहे हैं, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक से हम क्या लगाते हैं, फोर्स ही लगाते हैं, और वो हाइड्रोलिक से कन्वर्ट होकर फोर्स का अमाउंट बढ़ता है, और जिसके थ्रू ज्यादा फोर्स लगता है और धीरे धीरे व्हीकल कम होता है, तो उसकी स्पीड भी चेंज करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की हम उसको क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। A force can change the direction of the moving body। वो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे हम गाड़ी लेके व्हीकल लेके जा रहे हैं, हम किसी लेफ्ट या राइट डायरेक्शन के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारे ऊपर फोर्स लगता है, तो फोर्स के थ्रू ही हम लेफ्ट या राइट जा पाते हैं, नहीं तो वो सीधा ही जाएगा। इनर्शिया का लॉ भी हम आगे पढ़ेंगे उसकी वजह से, ठीक है। 5th वन, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। कोई बॉल होती है, स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे प्लास्टिक वगैरह है उसको हम बेंड वगैरह करते हैं। तो फोर्स के थ्रू ही हम ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को चेंज भी कर सकते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे पहला लॉ जो आता है, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, न्यूटन को जानते हैं सारे। न्यूटन ने मैकेनिक्स के फाउंडेशन को इन्होंने स्टार्ट किया, और मैकेनिक्स और जो काइनेमेटिक्स है उसकी बेसिक सबसे फाउंडेशन उन्हीं के लॉ से शुरू होती है, और बहुत ही ज्यादा यूजफुल लॉ है। 3 उनके लॉ है और उसी से बनकर 3 काइनेमेटिक की इक्वेशन बनती है बाद में। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, पहले तो मैं आपको समझाता हूं ऐसे ही रियलिस्टिक वे के अंदर रियल के कैसे होता है। भाई एक ऑब्जेक्ट है, न्यूटन ने ये बोला कि अगर एक ऑब्जेक्ट, सपोज ये एक कॉपी है, अभी ये जो नोटबुक है ये रेस्ट के अंदर है, तो ये तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। सपोज मैं ये घर में ये रूम बंद करके चला जाऊं और कुछ सालों बाद इस रूम में आऊंगा, तब भी मुझे ये नोटबुक इसी जगह पे मिलेगी। इसमें 1% का भी इधर उधर वेरिएशन नहीं होगा, ये 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर मूव नहीं करेगी। तो न्यूटन ने बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। अब सपोज मैंने इसको फोर्स लगा के थोड़ा सा इधर मूव कर दिया, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसलिए इसका रेस्ट स्टेट मोशन के अंदर चेंज हुई। उसी तरह से अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही जाता रहेगा अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि फ्रिक्शन, आपने नाम सुना होगा 8th वगैरह के अंदर, फ्रिक्शन समझते हैं ना, हम चलते हैं फ्रिक्शन की वजह से। तो अगर एक फ्रिक्शन लेस सरफेस है, मतलब ऐसा सरफेस आप मानिए कांच की तरह बिल्कुल, जिसपे कोई फ्रिक्शन नहीं है, जिसपे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, अब उसके ऊपर कोई बॉल रखी है, इस तरह से कोई छोटी सी बॉल रखी है, अब उसको आप एक फोर्स देके छोड़ दीजिए, वो कभी नहीं रुकेगी। जैसे यूनिवर्स के अंदर, स्पेस के अंदर बात करूं, स्पेस के अंदर क्या है, कोई मीडियम नहीं है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है,
तो एक बार अगर स्पेस के अंदर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी वेलोसिटी से छोड़ दोगे तो वो एंडलेस टाइम तक उसी वेलोसिटी या स्पीड से घूमता रहेगा जब तक कोई अदर ऑब्जेक्ट उससे टकराए नहीं या फिर उस पर कोई एक्सटर्नल अदर फोर्स नहीं लगे। सपोज वो ऑब्जेक्ट जैसे ये स्पेस के अंदर कोई प्लेनेट आपने कुछ छोड़ा, कुछ एस्टेरॉइड वगैरह को टूट गए तो वो टूटता है। उसके बाद सपोज वो अर्थ के ये जैसे ग्रेविटेशन फील्ड है, अब अर्थ का खुद का ग्रेविटेशन फील्ड है तो वो घूमता अगर यहाँ तक आता है तो जैसे ही ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर आएगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशन का फोर्स अप्लाइड होगा, तो ग्रेविटेशन की वजह से वो अर्थ की ओर अप्लाई होता है। लेकिन जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता वो घूमता जाता है एक ही कांस्टेंट स्पीड से, समझे कि नहीं? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसको बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूं फिर से कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तो वो मोशन के अंदर ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, और अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है तो भी उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो भी वो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इनर्शिया लॉ। इनर्शिया क्या होता है वो भी आगे हम समझेंगे अभी। It states that every body remain in its states of rest or uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external forces. Double L, ये double L है बेटा. Compelled by some external forces. It means a body remain unaccelerated. Unaccelerated मतलब कोई acceleration नहीं है. Acceleration कब आएगा? जब change in velocity होगा. It means a body remain unaccelerated if and only if the resultant force on it is zero. अगर कोई भी बॉडी अनएक्सेलरेटेड रहेगी अगर उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो, जीरो। जैसे ये बॉल को आपने इस तरह से फ्रिक्शनलेस सरफेस पे छोड़ा, जब तक इस पर आप फोर्स नहीं लगाओगे ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? उसको बोलते हैं अनएक्सेलरेटेड मोशन। In such cases the body is said to be in equilibrium. Equilibrium का मतलब होता है कांस्टेंट जगह पे रहना। जैसे कि भाई ये ऐसा कोई बॉल है, ठीक है ना, अब आपने कोई बॉल को यहाँ से ऐसे छोड़ा तो धीरे धीरे ऐसे घूमता वापस यहाँ पे आएगा, इसी जगह पे आएगा कि नहीं आएगा? इसको बोलते हैं इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब वो हमेशा आप देखिए यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, तो मतलब वो उसकी इस बॉल की यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट है। इसी को मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी यही इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसको अपनी जगह से वो नहीं हिलेगा तो वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रहता है। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ फोर्स बाय फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। डेफिनेशन ऑफ फोर्स बाय फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मतलब फर्स्ट लॉ से हम फोर्स की डेफिनेशन को और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ देयर इज नो फोर्स देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा है तो उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब किसी की स्टेट को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। इन अदर वर्ड्स, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड इट मे चेंज इट्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। वो दूसरी वर्ड में बात है कि अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही उसकी यूनिफॉर्म मोशन में या फिर रेस्ट के अंदर कोई चेंज आएगा। इफ द फोर्स इज नॉट सफिशिएंट इट मे नॉट प्रोड्यूस अ चेंज बट ओनली ट्राई टू डू सो। सपोज ये कह रहा है कि जैसे कोई दीवार है, आप दीवार के ऊपर फोर्स लगाइए, आप कितना ही फोर्स लगाइए लेकिन वो फोर्स सफिशिएंट नहीं है उस दीवार को पुल या पुश करने के लिए, क्योंकि उसका फोर्स बहुत ज्यादा चाहिए, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है और वो एक दो जगह पे स्टिक्स है, इसलिए वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। तो जब एक ऑब्जेक्ट पे आप सपोज जैसे ये ऑब्जेक्ट पड़ा है ब्लॉक, इसके ऊपर आपने सपोज पहले 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है मतलब कि इसके ऊपर सफिशिएंट फोर्स अब तक नहीं लगा है, इसलिए अपने रेस्ट के अंदर आपने फोर्स को जैसे इंक्रीज किया और एक जैसे ही सपोज आपने 15 का फोर्स किया, ये मूव करना शुरू कर दिया, मतलब 15 न्यूटन का एक सफिशिएंट फोर्स है जो उसको मूव करवा रहा है, इसकी स्टेट को चेंज कर रहा है रेस्ट से मोशन के अंदर। ठीक है ना, तो फोर्स क्या कर सकता है? एक सफिशिएंट फोर्स अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो भी चेंज हो सकती है। ठीक है, हेंस force is that which changes or tries to changes the state of rest or uniform motion of a body in straight line। कोई भी बॉडी की स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन या रेस्ट में पड़ा है, उसकी स्टेट को कौन चेंज करता है, कौन चेंज करने की कोशिश करता है? फोर्स कोशिश करता है। ठीक है, अगली बात है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई एक 50 kg का कोई ब्लॉक पड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, आपको उसको पुश करना है, पुल करना है, पुश करना है, तो आप अपना मैक्सिमम फोर्स लगाओगे और कुछ टाइम के बाद वो पुश हो जाएगा। अब उसी की जगह अगर 1000 kg का कोई सिमिलर ब्लॉक ही रखा है, लेकिन उसके वेट कितना है 1000, उसका मास कितना है 1000 kg, अब आप उसको मूव करवाने की कोशिश करो, आपसे वो मूव नहीं होगा। तो चेंज क्या हुआ? इनर्शिया मतलब मास चेंज हुआ।
इनर्शिया का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होता है उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होता है। इनर्शिया का मतलब जैसे कि जो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होता है ना, तो अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करता है, वो रेस्ट से मोशन में नहीं आता है। मतलब रेस्ट से उसको मोशन में लाने में जो अपोज करने वाली चीज है उसको बोलते हैं इनर्शिया। सपोज एक ट्रक स्पीड से आ रहा है, अब आप आगे खड़े होकर उसको रोकने की कोशिश करोगे तो आप उसकी स्टेट जो मोशन थी उसको रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका वो जितना ज्यादा अपोज करेगा जितना उसका वेट है। आप साइकिल को सामने खड़े होकर अपोज करोगे तो वो रुक जाएगी, लेकिन ट्रक को करोगे ट्रक आपको ले जाएगी, समझे कि नहीं बेटा। तो जितना ज्यादा जिसका वेट होगा उसकी इनर्शिया मतलब उसकी अपोज करने की, अपने स्टेट को अपोज करने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी इनर्शिया होगी, ठीक है ना। बेसिकली सिंपल से मास से इसको डिफाइन कर सकते हैं आप लोग, जितना ज्यादा मास उतना इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करना है तो वो अपनी स्टेट को चेंज करने का अपोज करती है कि भाई नहीं मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहूं, अगर वो मोशन के अंदर है तो मोशन में रहना चाहती है। अगर आप मोशन से रेस्ट में लाने की कोशिश करोगे तो वो अपोज करेगी, उसका नेचुरली अपोज करेगी। उस नेचुरली अपोज करने की क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम, इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ध्यान से देखें तो क्या कहता था कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करे। और यहाँ भी वही हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, आप अगर उसको मोशन में ले जाओगे तो वो उसका अपोज करेगा, ठीक है। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। इनर्शिया टोटली मास पे डिपेंड करता है। वी नो दैट इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ हेवियर बॉडी देन लाइटर वन। हम एक हेवियर बॉडी को मूव करवाएं उससे इजी होता है लाइटर वन को मूव करवाना, क्यों, क्योंकि उसका मास कम है। सिमिलरली इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप अ मूविंग हेवियर बॉडी देन लाइटर बॉडी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अगर दो ऑब्जेक्ट है वो सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं लेकिन उनका मास अलग अलग है, तो दोनों को रोकने के लिए आपको अलग अलग फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, भले उनकी वेलोसिटी सेम है, क्योंकि उनका मास अलग अलग है। तो उनको रोकने की जो उनके स्टेट को चेंज करने की कैपेसिटी है, इनर्शिया जो है वो ज्यादा या कम होगा। Thus, we conclude that mass of the body is the measure of inertia. More the mass, more the inertia. मतलब किसी भी इनर्शिया को मेजर करने का क्या डायमेंशन, क्या मेजरमेंट है, मास। एक ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। अब इनर्शिया के 3 सबसे बेस्ट एग्जांपल या उसके टाइप है वो आप समझ लेते हैं ताकि आपको इनर्शिया और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। सो टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। 3 तरह के इनर्शिया होते हैं। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब समझिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है। भाई आप गाड़ी में जा रहे हो, आप गाड़ी में बैठे थे, कोई गाड़ी अचानक से स्टार्ट हुई, अब आप किस में थे, रेस्ट में। गाड़ी अचानक से स्टार्ट होकर सडनली उसने मूव करना शुरू किया तो आपकी बॉडी रेस्ट के अंदर थी और गाड़ी उसको मोशन देना चाहती है, ठीक है ना। तो जो आपकी बॉडी का लोअर वाला पार्ट है वो क्या करता है, वो अपनी जगह पे ही रहता है, और जो अपर वाला पार्ट है वो गाड़ी के साथ आगे मोशन करता है। तो जो ओवरऑल जो आपकी बॉडी है ना वो पीछे की साइड मूव करने की कोशिश करती है, मतलब अपने रेस्ट के मोशन में जाने से अपोज करती है। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में और आप उसको मोशन करवाने की कोशिश करोगे तो उसका अपोज करेगा। एग्जाम्पल्स क्या है बेस्ट वाले। अ पर्सन सिटिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट। आप देखिए जैसे ही बस स्टार्ट होती है, कोई ऑब्जेक्ट आदमी खड़ा है तो अचानक से पीछे की साइड गिरता है। क्यों? क्योंकि वो जहां पे था वहीं पर रहने की कोशिश करता है। जैसे आप ऐसे मानिए कि भाई बस है ये, ठीक है ना, इसमें आदमी यहां पर ऐसे खड़ा था, ठीक है। अब जैसे ही बस सडनली मूव करती वो आदमी यहीं पर खड़ा रहना चाहता है। बस थोड़ी सी आगे इधर मूव करेगी, जैसे बस सपोज यहां पर आ गई तो आदमी थोड़ा सा आगे मूव करना चाहिए, लेकिन वो वहीं पर रहना चाहता है अपनी स्टेट के ऊपर, इसलिए वो बैकवर्ड फॉल होता है। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। The reason is that the lower part of his body begin to move along with the bus, but the upper part of his body tends to remain at rest due to the inertia of rest. Upper part जो होता है वो क्या करता है, अपनी जगह पे रहने की कोशिश करता है, लेकिन लोअर पार्ट जो कि बस से अटैच्ड है वो बस के साथ जाने की, बस के मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। क्लियर? नेक्स्ट इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब मोशन में अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसका इनर्शिया कैसा होता है। दूसरा एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं रेस्ट वाले का। अ पाइल ऑफ कैरम कॉइन्स रिमेन इंटैक्ट दैट द लोवेस्ट कॉइन इज स्टक बाय अ स्ट्राइकर फोर्सली।
अब जैसे कि भाई हम कैरम सभी ने खेला है, अब कैरम के अंदर क्या होता है, सपोज इस तरह से स्टैक्स एक के ऊपर एक रखे होते हैं, अब हम नीचे वाली को स्ट्राइकर से अगर मूव करवाते हैं तो आप देखिए वो अपनी जगह से हिल जाता है, लेकिन बाकी सब वापस अपनी जगह पे आकर गिरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ उस पर फोर्स लगाया, बाकी तो रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज इट्स स्टेट ऑफ मोशन when some unbalanced forces are applied on it is called the inertia of motion। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हम इनर्शिया ऑफ मोशन की रिक्वायरमेंट होती है। अ मैन केयरलेसली गेटिंग डाउन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड। अब देखिए अचानक से बस चल रही है, ये नहीं करना चाहिए। कभी भी चलती बस से हमको या चलती ट्रेन से, चलते हुए व्हीकल से नहीं उतरना चाहिए जब तक वो परफेक्टली स्टॉप नहीं हो जाए, आप लोग नहीं उतरे। अगर इस तरह से आप उतरते हैं तो एक्सीडेंट का संभावना बढ़ जाती है। A man carelessly getting down a moving bus falls forward, the reason being that his feet come to rest suddenly। अब देखिए भाई, जो वो बस के साथ जा रहा था आदमी, ठीक है ना, तो बस के साथ वो मोशन में जा रहा है, तो उसकी पूरी बॉडी, उसकी लेग वगैरह सब, उसके फीट वगैरह सारे क्या है, मोशन के अंदर है। अब अचानक से वो मोशन से वो ग्राउंड पे आकर रेस्ट में आने की कोशिश करता है, तो उसके पैर क्या करते हैं, मोशन में रहने की वजह से वो दौड़ने की कोशिश करते हैं और वो अचानक से गिर जाते हैं। Whereas the upper part of his body remain the forward motion, और अपर पार्ट हमेशा फॉरवर्ड मोशन रहता है, इसलिए वो आगे की ओर गिर जाता है। ठीक है ना। लास्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे आप कोई गाड़ी लेके ऐसे स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं, ठीक है, अचानक से कोई कर आया, आपने इस साइड मूव किया, तो आपने नोटिस किया होगा कि गाड़ी जैसे इस साइड मूव करती है, आपकी बॉडी इस साइड जाने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि वो इस साइड जाना चाहती थी और आपने इनर्शिया लगा के उसको इस साइड दिया, तो इनर्शिया की वजह से वो पहले ही अपने मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, इसलिए हम इस साइड बेंड होते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज any change in its direction of motion is known as inertia of direction। If a car takes a turn along a curved track, the passenger a force acting away from the center of the curved track। पैसेंजर क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है और वो सेंटर की ओर लगता है। जैसे देखिए ये सेंटर है, ऐसे कर्व पाथ बनेगा तो इसके सेंटर की ओर फोर्स लगने की वजह से वो इस साइड लगने के बजाय इस साइड लगता है, इनर्शिया की वजह से। दिस रिजल्ट ऑफ टेंडेंसी ऑफ पैसेंजर टू कंटिन्यू मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, इसलिए वो इस स्ट्रेट पाथ पे जाने की कोशिश करते हैं, इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बाकी की जो न्यूमेरिकल पोर्शन वगैरह है, कुछ अदर चीजें हैं, सेकंड लॉ वगैरह, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन है, बिल्कुल अच्छे से समझ के आप लोग इसको याद कर लें। थैंक यू।